वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे, जैसे कि इंडिया में बजट आया है उसकी बात तो होगी ही, साथ ही इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और अभी आ रहा है जी 5 फरवरी, और 5 फरवरी को होता है पाकिस्तान में कश्मीर डे। तो कश्मीर को निकाल के पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता कि हम बात करें और कश्मीर की बात ना करें, और वो भी अभी जबकि कश्मीर डे भी मनाया जा रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इंडिया को क्या फर्क पड़ता है अगर हम कश्मीर डे मनाते हैं, और हमें खुद को क्या, इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। और दूसरा जाहिर है कि बजट की बात करेंगे, और आज भी मैंने एक और शो में भी बात की है कि राहुल गांधी जी कह रहे थे कि डिफेंस बजट कुछ खास नहीं बढ़ाया गया है इंडिया में। तो उनका ये कहना था कि जैसे चाइना जो है वो लद्दाख में और दूसरी जगह आगे तक आ गया है, तो फिर मोदी गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा लाइटली क्यों ले रही है डिफेंस बजट को। हमारे साथ पाकिस्तान से कमर चीमा साहब हैं, आप सब चीमा साहब को जानते ही हैं, और चीमा साहब एनालिस्ट हैं, और हमें चीमा साहब से आई होप कि आज कुछ मजीद सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। और इंडिया से हमारे साथ कर्नल धनवीर सिंह जी हैं, और कर्नल साहब भी जो है वो आपको चैनल्स पे नजर आते रहते हैं, और पाकिस्तानी चैनल्स पे भी और इंडियन चैनल्स पे भी। और आई होप कि वो हमें थोड़ा सा समझा सकेंगे कि डिफेंस बजट के हवाले से भी, और दूसरा कश्मीर डे जो यहाँ पे मनाया जा रहा है 2 दिन बाद, तो उससे क्या समझते हैं कि क्या जो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्या देखेगी पाकिस्तान की तरफ, कुछ मदद करेगी कश्मीरियों की, या ऐसे ही चलता रहेगा। या उनके हिसाब से तो ऑब्वियसली इंडियन तो यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो क्या वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है? तो इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोग दोनों का कि आप दोनों आए। और चीमा साहब आपसे शुरू करती हूँ, क्या कहते हैं आप? पहले अगर हम 5 फरवरी पे चले जाएं, तो कश्मीर डे को किस तरह देख रहे हैं आप? क्या फर्क क्या पड़ता है? हम हर साल एक कश्मीर डे मनाते हैं, उससे क्या समझ रहे हैं आपके, क्या हो सकता है कश्मीरियों के लिए? आपने मुझसे सवाल किया है। एक्चुअली मेरे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। बिल्कुल चीमा साहब, मैंने आपसे ही पूछा है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कश्मीर डे हम मनाने जा रहे हैं 5 फरवरी को, तो आपके ख्याल से उससे क्या चीज हम चेंज कर पाएंगे, क्या चीज हम अचीव कर पाएंगे अगर हम हर साल एक दिन कश्मीर डे मना लेते हैं? तो उससे क्या फर्क क्या पड़ रहा है दुनिया को? देखिए, जब इस तरह के दिन मनाए जाते हैं तो उसका पहला दिन तो ये मकसद ये होता है कि हम दुनिया को बता रहे होते हैं कि इस इशू की कितनी अहमियत है। पाकिस्तान में छुट्टी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जी लॉन्ग वीकेंड आ गया तो आप मौजें करें। बेसिकली सेंसिटाइज करना होता है अपनी आवाम को, लोगों को बताना होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जितनी भी सिविल मिलिट्री लीडरशिप होती है, सिविल सोसाइटी होती है, मीडिया होता है, वो उजागर करता है कि इस वक्त कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं, बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं, और जिस तरह भारत जो है वो कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक इम्पैस है, वहां पे डेमोक्रेसी ना होने की वजह से जो चैलेंजेस हैं, लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, तो ये बेसिकली हम बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भारत क्या वहां पे क्या कर रहा है वो भी देखना है, लेकिन साथ ये भी देखना है हम क्या कर रहे हैं एज ए कंट्री। हम उसको उजागर तो कर रहे हैं, पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की उस तरह आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम ममालिक हैं पाकिस्तान को उस तरह कश्मीर के हवाले से उस तरह उस इशू को नहीं लेके जा रहे? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों हमें लिफ्ट नहीं करवा रही? तो ये बातें सारी बड़ी अहम है, और जारी बात है थोड़ा हमें रेटरिक से बाहर निकलना और सोल्यूशन सोचने होंगे। हमें बाहर से मदद नहीं मिलनी, डोमेस्टिकली अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा और अपने अंदर वो चीजें बिल्ड करनी होंगी जिससे हम ये दुनिया को बता सकें कि बेसिकली हम कश्मीर को इशू को कैसे आइंदा देख रहे हैं। सो मेरा ख्याल है बहुत सारे बैरियर तोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेटस को तोड़ने पड़ेंगे, और बहुत सारी पुरानी जो सोच है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से उसको भी बदलना पड़ेगा। सो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की सारी चीजें हमें करनी होंगी और करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। तनवीर सिंह जी, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वाकई में जो पाकिस्तान में एक सोच है कश्मीर को लेकर कि वहां पे जो है वो गलत हो रहा है, वहां के लोगों को लॉकडाउन में रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है? और 5 फरवरी जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कश्मीर डे मनाया जाता है, उससे आप समझते हैं कि कुछ बाकी सारी दुनिया में, कुछ वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसे कोई फर्क पड़ता है या कोई फर्क नहीं पड़ता?
देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 70 साल से पता नहीं कितना कश्मीर डे मना है। और एक समय था जब बड़ी बड़ी ताकतें भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, पूरा अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुल्क स्ट्रांग होना चाहिए, मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी हल्ले हुल्ले मचते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें लगता है कि इस साल पाकिस्तान को और जोर शोर से कश्मीर डे मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जितना कश्मीर डे मनाता है उतना यहाँ पर मजबूती आती है। तो एक्चुअली पाकिस्तान जब रिटोरिक्स करता है तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक किसान आंदोलन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। वी आर डेस्परेटली होपिंग कि पाकिस्तान हमारी मदद कर दे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब फार्मर डे भी बनाएगा और खालिस्तान डे भी बनाएगा, तो उससे हमारी बहुत सारी इश्यूज रिजॉल्व होती है। ये फार्मर खालिस्तान का एंगल इसलिए लेके आया जस्ट टू ड्राइव होम ए पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली वो मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ। सो वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में कश्मीर डे मने, रिटोरिक्स हो, और जो मुल्ले मौलाना जो थे, जो आतंकवादी संगठनों के जो लीडर थे, उनकी भी स्पीच सुने, बड़ा टाइम हो गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी स्पीचें भी उनके भी नशरियात हों और वो भी लोग देखें, तो उससे हम लोगों को बड़ा फायदा होता है। वी रियली लुक फॉरवर्ड टू कश्मीर डे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि धनवीर सिंह जी कह रहे हैं, और दूसरे वही खालिस्तान की बात आ गई, फार्मर प्रोटेस्ट बीच में आ गया। इसके बारे में भी बहुत कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ से लोगों को कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान के नारे लगाएं। ये कहाँ तक आप समझते हैं ठीक है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि किसी भी सॉवरन मुल्क के अंदर किसी किस्म की भी तहरीक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारत एक सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क है और उसकी अपनी सॉवरेनिटी है। वहां पे किसी किस्म की इंसाइट करना, लोगों को उकसाना, ये कहना कि खालिस्तान की तहरीक हो, मैं ये समझता हूं ये एक गैर कानूनी अमल है, और पाकिस्तान को ना तो इसको करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, भारत के जो लोग हैं, जैसे कि मैं कैप्टन साहब को देख रहा था, वो बेचारे इल्जाम लगा रहे थे किसानों के ऊपर। ये हमारे बेचारे प्यारे कैप्टन, ये जो पंजाब वाले हैं, अमरिंदर सिंह साहब, वो इल्जाम लगा रहे थे कि उन बेचारों को पाकिस्तान से असला आता है। आप इमेजिन करें, बेसिकली भारत की सरकार कोई जिन्हों कहते ना उजर लब दिए भाई कि स्टैब्लिश किया जाए कि जी इन बेचारों की, इन गरीब किसानों की पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट आ रही है। उनको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही, उनको रिहाना की तरफ से सपोर्ट आ रही है, मियां खलीफा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको ग्रेटा की तरफ से सपोर्ट आ रही है, उनको जनाब मीना वो जो है क्या नाम है उसका, हैरिस की तरफ से सपोर्ट आ रही है। हम नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, हमने सपोर्ट किया तो काम उठा पै जाना। लिहाजा स्टे अवे फ्रॉम देयर इंटरनल मैटर, ये खुद ही अंदर ही काट कुट जाएंगे और हम साइड पे बैठ के देखेंगे। ये तो चाहते हैं हम सपोर्ट करें, हम नहीं सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी छोटे मोटे मुल्कों में चलता रहता है, ये किसान शिसान लगते रहते हैं। पाकिस्तान में कौन सा किसानों की बहुत बड़ी कोई यहाँ पे यही रोंदे रहते हैं, लेकिन वो वहां के किसान का ये है कि वहां पे, मैं अब थोड़ी एकेडमिक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदी हिंदू हार्टलैंड के किंग हैं। ये हिंदी हिंदू हार्टलैंड नहीं है जो पंजाब है, ये सिख जट ने थे। ओ मैं बहुत सारे इंडियंस को मिलता हूं, दोस्त है इस्लामाबाद में भी, कभी किसी से मुलाकात हो, वो कहते हैं भाईजान जट नू ना छेड़ना, जट नू ना छेड़ना, जट पागल हो गया ले जाएगा। सो मोदी साहब को इस चीज का पता है कि नहीं पता कि जट को नहीं वो समझते, और कर्नल साहब समझते हैं जट को कि जाट के बेसिकली क्या चीज है। सो जटों को उन्होंने छेड़ा है तो वो प्रॉब्लम हो गई है। अभी देखिए उनकी पहुंच रिहाना तक है, मियां खलीफा तक है, हमारी पहुंच तो नहीं है। सो अब ये ना हो कि रिहाना ते मियां खलीफा भी तुझी साढ़े ते पा दो को जी ये तुम आईएसआई करा दी। वैसे मियां खलीफा की पहुंच तो मुशर्रफ की भी थी, ओदी भी फोटो कहते काफी वायरल हुई सी। देखें, सेलिब्रिटी से मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, दोनों सेलिब्रिटीज हैं। चलो फिर एक अपॉइंटमेंट करो तो ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं इंडिया पाकिस्तान से इकट्ठे हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं तो दोस्त बने फिर। हां, वो पता नहीं कितने मिनट तो पता नहीं, नॉट इंटरेस्टेड कर सब, यू नो। और वैसे भी वो फार्मर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है।
जी 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 कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे चीमा साहब की बात पे? बिल्कुल। इनके देखो, हंसी मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन सीरियसनेस ये है कि जो जाट्स हैं, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं बताऊं कि जाट कम्युनिटी है ये राजस्थान में, हरियाणा में, इंडिया की यूपी में, दिल्ली के आसपास, और हरियाणा और पंजाब, पंजाब कंबाइंड पंजाब, और इसके अंदर जो जाट हैं वो जाट हिंदू हैं, जाट सिख हैं, और जाट मुसलमान हैं। चीमा साहब जाट मुसलमान बैठे हुए हैं, और जो फार्मर एजिटेशन चल रहा है वो जाट हिंदू और जाट सिख, ये दोनों कम्युनिटी बैठी हुई, दो दो धड़े बैठे हुए हैं जाटों के। तो बेसिकली जाट्स के तीन हिस्से हैं, हिंदू, सिख और मुस्लिम्स। और अगर चीमा साहब भी यहाँ पे होते तो ये भी कहीं सिंगू बॉर्डर पे बैठे होते, लेकिन बहरहाल ये भी उस प्रोटेस्ट से बचे हुए हैं, इनके यहाँ पर अलग हिसाब किताब है। तो ये जाट्स हैं, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं होते, बड़ी छोटी छोटी डिमांड होती हैं इनकी लाइफ में, और खुश रहने वाले बंदे हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, और इनको कोई छेड़ना पसंद नहीं करता कि कोई इनको छेड़खानी करे, और इनकी जो वे ऑफ लाइफ है उसमें कोई दखलंदाजी करे। जो ये फार्मर लॉज हैं, इससे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ खेती बाड़ी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जो स्टेटस को है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अच्छे और बुरे में नहीं जाऊंगा, अच्छा है कि बुरा है, आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट द पॉइंट हियर इज कि मोदी साहब ने इनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया, और ये एक बड़ी गलती करी है उन्होंने। अब ये जान के करी है या अनजाने में हुई है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी साहब को इनके साथ में डेलिब्रेशंस करनी चाहिए थी, विचार वटांदरा करना चाहिए सीगा, एंड देन दे शुड हैव कम टू ए कंक्लूजन, एंड इनको ये फार्म लॉस को इस तरीके से रश नहीं करना चाहिए। अब चाहे वो कितने भी अच्छे हों, जो जाट कम्युनिटी है वो किसी भी रिलीजन की हो, वो डाउट में है, और उनको समझाने का मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम अब आगे निकल गया है, क्योंकि अब समझाना और मुश्किल होता जा रहा है एज द डे पासेस। जहां तक ये मियां खलीफा और रिहाना का है, तो ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये ट्वीट कराते हैं, और जो हम सबको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर लेफ्टिस्ट इस्लामो जो नेक्सस है, और जो एक फैलाव है, वो बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, और ये एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। एंड रिहाना से भी ये एक ट्वीट कराया गया है, सिमिलरली मियां खलीफा से भी ट्वीट कराया गया है। आई एम वेरी श्योर इनको कनक में और गेहूं में फर्क क्या है ये नहीं पता होगा, इनको खरीफ और रबी की फसल के बारे में भी नहीं पता होगा, और इनको आलू और पोटैटो चिप्स में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने ट्वीट करके फार्मर्स के एजिटेशन को सपोर्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने अभी तक इनके वीडियो देख लिए हैं, और इनका जो बिजनेस है वो ठीक चल गया है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में भी लोगों का जो ध्यान है इस तरफ आकर्षित हुआ है। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, अभी हम देख रहे थे टीवी पे, कुछ देर पहले तक भी आ रहा था, बार बार यहाँ पर कहा जा रहा है, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, और जैसे मैंने कहा 5 फरवरी की बात हो रही है, और तरह तरह की यही बातें की जा रही हैं जो अभी आप लोग कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। लेकिन साथ ही हम एक चीज और देखते हैं कि अभी जो बजट आया है, इंडिया का जो बजट आया है सालाना, तो उस पे एनुअल बजट पे उन्होंने अपने जो डिफेंस में इतना ज्यादा जो है वो पैसे नहीं लगाए, जैसे कि पाकिस्तान में हम सुनने में आता है कि हमेशा जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान का वो ज्यादा होता है, चाहे ना होता हो, लेकिन बहरहाल यही सुनने में आता है कि आज सारे पैसे तो जी आर्मी ले गई। लेकिन इनका ये कहा जा रहा है कि जी जो आज राहुल गांधी ने भी कहा कि एक तरफ से चाइना से भी खतरा है, और फिर भी जो है वो डिफेंस बजट कम है। तो आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान को भी इस तरह से कुछ सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे कितने पैसे लगा रहा है, डिफेंस बजट के बजाय एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ज्यादा होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि भारत जो है वो, जारी बात है, एक बड़ा मुल्क है,
लेकिन भारत पाकिस्तान और भारत का इन डिफेंस में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, और पाकिस्तान के बारे में ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि हमारी फौज पैसे ले जाती है। टोटल मेरा ख्याल है कि हमारा जो डिफेंस बजट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं थोड़ा अगर मैं कंफर्म कर लूंगा बाद में, लेकिन जो मुझे पता है मेरा ख्याल है कि 16-17% टोटल हमारे बजट का डिफेंस बजट है। तो जिसमें से आगे फिर नेवी है, एयरफोर्स है, फिर आपकी लॉ एनफोर्समेंट है, आर्मी है। तो आर्मी को इतना नहीं मिलता जितनी बातें होती हैं और जिस तरह वो किया जाता है। और दूसरा ये है कि हमने जो डिफेंस हम लेते हैं करते हैं, हमने तो नहीं कहा था कि भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाओ, उन्होंने बनाया तो हमारे लिए मजबूरियां बन गई। तो हमें फिर वो एक जिसे हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं कि व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर, हम उस डायलेमा में आ गए। और जिस तरह इंडिया कहता है जी कि हम चाइना के सिक्योरिटी डायलेमा में आ गए। अभी आप देखें ना कि जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बड़ा कल साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड 71 बिलियन डॉलर कर रहे हैं अपनी डिफेंस पे लगा रहा है। चीन जो है कुछ 261 बिलियन डॉलर लगा रहा है, और यूएस से कुछ 732 बिलियन डॉलर लगा रहा है। तो इंडिया जो है वो क्रॉस कर गया बहुत सारे मुल्कों को, लेकिन उसमें थोड़ी सी और भी होता है, पेंशन वगैरह और बाकी सारी चीजें डाल के जो वेटरन्स के खर्चे होते हैं। लेकिन इंडिया एक बड़ा स्पेंडर है। अब देखना यह है कि इंडिया के अंदर क्या वाकई इंडिया को इतने थ्रेट्स हैं? जारी बात है, थ्रेट्स तो उनको हैं, वो कि नहीं ये तो नहीं कहेंगे। और जैसे टू फ्रंट वॉर की बात होती है, चाइना पाकिस्तान जो है वो कल साहब से डिस्कशन भी हो रही थी इस हवाले से। जो बड़ा मसला है वो इंडिया फौज पे तो पैसा कम लगा रहा है, लेकिन इंडिया अपने मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा ज्यादा लगा रहा है। दिस इज वेयर आई थिंक ये भी डिस्कशन हो रही है कि भाई ये क्या बात है। और इंडिया में ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि गन्स ओवर बटर, कि भाई आप लोग जो है वो गन्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बटर खाने पीने पे आप फोकस नहीं कर रहे। लेकिन जारी बात है कि इंडिया को अपना एक ग्लोबल स्टेचर दिखाना है। इंडिया इज अ नेवल पावर एज वेल, और फिर इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा इंडिया की मांग बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अपना जस्टिफाई कर सकता है। और फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मेरा ख्याल है तीसरा बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। गो के वो चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हैविंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर मीन्स अ लॉट for a country and for a navy, and for that gives the confidence to the nation and to the armed forces in fact. So मैं समझता ये हूँ कि इंडिया का ग्लोबल एक्सपोजर इस तरह का है कि अगर वो ज्यादा बजट लगाए भी तो कोई इतना ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है और ग्रोथ ठीक है। लेकिन फिर भी लुकिंग एट द साइज ऑफ इकोनॉमी, लुकिंग एट द पॉवर्टी, लुकिंग एट द पीपल हु आर लिविंग $1 अ डे, जो कि 600-700 मिलियन लोग इस वक्त $1 अ डे पे गुजारा कर रहे हैं। So it doesn't suit India to spend this much money, but hawks फिर जो होते हैं किसी भी मुल्क में वो कहते हैं नहीं डिफेंस पे लगाना चाहिए। जी कर्नल साहब। जी मेरे ख्याल से एज एन एकेडमिक डिस्कशन ये बिल्कुल चीमा साहब ने बिल्कुल सही क्लियर कट आकलन कर दिया है, एंड आई एम टोटली विद चीमा साहब जो चीमा साहब ने बोला है। एज फार एज टोटल एनालिसिस इज कंसर्न, vis-a-vis poverty, vis-a-vis international standing, and vis-a-vis India's security threats, and also very rightly said कि एक की security और दूसरे की insecurity। तो ये एक unfortunately हमारे सबकॉन्टिनेंट की त्रासदी है, ये दुख की बात है, लेकिन ये एक रियलिटी भी है, और रियलिटी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी। जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है, जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है वो बिल्कुल नाखुश है इस डिफेंस बजट से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा का पूरा डिफेंस पे ही खर्चा कर दें और बाकी चीजों को निगलेक्ट कर दें। इफ यू गाइस डोंट माइंड, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर देन यू विल बिकम पाकिस्तान, एंड वी कैन नॉट बिकम पाकिस्तान बिकॉज इट हैज टू बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट। आप डिफेंस के चक्कर में बाकी चीजें निगलेक्ट नहीं कर सकते। और अभी देखा जाए तो इन्फ्लेशन 4.6% है, और रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए तो डिफेंस बजट के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है 0.4% की हुई है। तो 0.4% का इजाफा हुआ है रिवाइज एस्टीमेट से। जो रिवाइज एस्टीमेट मतलब कि साल के मिडिल में आकर एक बार चेक होता है कि क्या सिचुएशन है, पैसा कम पड़ रहा है तो ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा होता है तो उसको कम भी किया जाता है। तो रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 0.4% की इंक्रीज हुई है,
और इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% का रहा है। सो अगर आप देखें तो इट हैज एक्चुअली इन द रियल टाइम, इन द रियल मैनर डिफेंस बजट जो है कम हो गया है, और इंडिया रिक्वायर्स अ लार्जर डिफेंस बजट। जो डिफेंस के जो कीन वॉचर्स हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से जो न्यू पैराडाइम है उसके अंदर इंडिया रिक्वायर्स रफली अराउंड 6 to 6.5% ऑफ द जीडीपी। लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी ये हम 2% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2% से नीचे ही है हमारा जीडीपी डिफेंस का बजट। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इन दी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, बिकॉज ये जो फौज है, नेवी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी है कि इसको मेंटेनेंस में ही इतना पैसा लग जाता है। अभी फॉर एग्जांपल 4 लाख कुछ करोड़ का डिफेंस बजट है। 4 लाख का समझने के लिए 4 लाख का डिफेंस बजट है, और जो मॉडर्नाइजेशन का जो पैसा है वो 1,30,000 35,000 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली हार्डली 1/4 जो बजट का हिस्सा है दैट इज देयर फॉर मॉडर्नाइजेशन, और अभी हमारी फौज को मॉडर्नाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है। 70% ऑफ द इक्विपमेंट ऑब्सोलीट है, इट इज नॉट मॉडर्न। और इस चीज को इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने फ्लैग किया 2018 में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जब प्रेजेंटेशन दी, तो ये इसको फ्लैग किया है। इट वाज ऑल ओवर इन द मीडिया। तो 2018 से लेके और अभी तक कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जरूर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, लेकिन चीमा साहब वुड एग्री कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होना और डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है। अभी रफाल का कॉन्ट्रैक्ट 2014-15 में साइन हुआ था, और अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं है, और डिलीवरी भी वो मेरे ख्याल से इस साल के आखिर तक होगी 2021 के, और वो भी कितने, सिर्फ मात्र 36 जहाज। तो उसको एक्चुअल में आप अगर समझेंगे तो डिफेंस के अंदर कोई इंक्रीज बिल्कुल नहीं हुआ है, एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। इट्स अ बिग चैलेंज। लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट हैंडल्स दिस एस्पेक्ट। बिल्कुल जी, लेकिन चीमा साहब ये कब तक चलता रहेगा कि भारत ने ये कर लिया तो हमें भी करना है? अगर भारत ने, जैसे आप कह रहे हैं, न्यूक्लियर एसेट्स बनाए तो हमारी मजबूरी हो गई, ऐसे ही वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई तजुर्बा करते हैं वो किसी मिसाइल का, तो फिर हम भी करते हैं। ये दौड़ कब तक चलेगी और इस दौड़ से होगा क्या? देखिए जी, हम कोई भारत के मुकाबला नहीं कर सकते डिफेंस में। उसकी देखिए ना, हमारा टोटल जो डिफेंस बजट है दैट इज $10.23 बिलियन। इनका बजट जो है वो तकरीबन दैट इज अराउंड $71 बिलियन इंक्लूडिंग देयर पेंशन बिल जो है। ठीक है जी। वैसे इनका जो बजट है वैसे कोई दैट इज $62 बिलियन। एंड वैसे तो इसको ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है सिपरी के मुताबिक। सो द 3rd बड़ा, और दूसरा ये पिछले 10 साल से दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्म्स इंपोर्टर है भारत। आपको पता है खित्ते में सबसे ज्यादा फोर्स मॉडर्नाइजेशन की है, लेकिन इसके बावजूद पिछले फरवरी तमाशा हो गया सी, तो वो सॉरी पिछले फरवरी में तमाशा हो गया। तो उसके लिए फिर ये गए भागे पेरिस, वहां से इन्होंने कहा सानू दे दो पायदान, ए सानू फड़ा दो थोड़े जे जड़े ना जहाज जूस दो, नहीं तो आप उथे मोदी जी ने क्या काम लुटे गया। तो ये जो खाता सी ना, खाता खराब हो गया। सो थैंक्स टू राफेल के थोड़ा सा नेशनल कॉन्फिडेंस इज बैक ऑन द ट्रैक एंड न्यू दिल्ली इज विद फ्लाइंग विद ऑल इट्स कलर्स। सो लेकिन मैं एक बात बताऊं जी, मैं आई एम नॉट फॉर दिस ये जो टैंक टू टैंक और सबमरीन टू सबमरीन और जी प्लेन टू प्लेन कंपैरिजन हम नहीं कर सकते भारत के साथ। भारत बहुत बड़ा मुल्क है जी, 6-7 गुना हमसे बड़ा मुल्क है। हमें यही बड़ा फख्र है कि हम छोटी सी इकोनॉमी होकर, छोटा सा मुल्क होने के बावजूद हम भारत को चौधरी नहीं बनने देंगे। आरजू, मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाट इज अ फाइट। कल साहब पहली दफा किसी चौथे गाल कर लगा भारत के बारे से, पहली दफा करने लगा। भारत क्या चाहता है, मैं बड़ी अहम बात सुनाने लगा। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि पाकिस्तान उस तरह रहे जिस तरह नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, और ये जब मर्जी जिसका दिल करे तो वो कमर वो जो है ना कान मरोड़ दें तो कहें जनाब ठीक हो गया, म्यांमार ते स्ट्राइक मार दें। पाकिस्तान अगर इस तरह रहना चाहता है खित्ते में तो फिर पाकिस्तान रहे। ये पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना है कि हमने नेपाल, भूटान, मालदीव की तरह रहना है, श्रीलंका की तरह रहना है,
ये हमने सर उठा के, आंख ऊंची करके और आंख में आंख डाल के भारत के साथ रहना है। और ये जो हम थोड़ा बहुत डिफेंस पे खर्चा करते हैं और इनका मुकाबला करते हैं ना, दैट इज बेसिकली टू टेल देम कि भाई आप अकेले इस दुनिया के, इस खित्ते के चौधरी नहीं है, हम आपके साथ ताल्लुक इक्वल फुटिंग पे चाहते हैं, हम आपसे कम नहीं होना चाहते। सो जो कम होना चाहते हैं वो नेपाल बन गया, वो भूटान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारा खाता वो है। सो हमने ये नहीं करना, आंख में आंख डालनी है और सर उठा के बात करनी है और मुकाबला करना है। लेकिन हम इनका सबमरीन टू सबमरीन मुकाबला नहीं कर सकते। हमने अपनी, ये पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है कि हमने किस तरह रहना है, और हमने ये फैसला किया हुआ 75 साल से कि हमने इज्जत के साथ रहना है, सेकंड ग्रेड रीजनल पावर नहीं बन के रहना, ना किसी को ये कहना है कि भाईजान तुसी सानू जिंज मर्जी डील करो। आज एक मिनट लगता है इनकी बातें सारी मान ले तो बस ठीक है, ये कहेंगे बस ठीक है जी पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हमने बराबरी के साथ ताल्लुक रखना है, उस पे हमारे साथ ताल्लुक रखें तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर रियाना तो मियां खलीफा ही ताकत आएगी। आज ते रिहाना ते मियां खलीफा चाही हुई है चीमा साहब, इन्हें गड़बड़ की पूरी है। मैडम आरजू दा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है, रिहाना ते मियां खलीफा से करते हैं ना। तुसी आरजू दे प्रोग्राम दी गल कर रहे हो, पूरा इंडिया डिस्टर्ब होया पिया, पूरा मियां खलीफे वाल भजया हुआ है। खैर चीमा साहब, मैं तो वही कहूंगा, देखिए ये जो आपने बात करी, देखिए मेरे मूंछ है आपके मूंछ नहीं है, लेकिन आपने मूंछ की बात करी, तो ये जो मूंछ की जो बात है, ये एक्चुअल में इट कम्स टू ईगो। जो आपकी जो मेरे को बातों से लगा कि इट बॉयज डाउन टू ईगो, इट बॉयज डाउन टू क्या बोलते हैं उसको कि जो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस और सेंस ऑफ इफ यू डोंट माइंड, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने खुद ही नहीं ये आपने किया कि हम बराबर ही बन के रहेंगे, हम छोटा नहीं बनेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ और हर बार देता हूँ, ऑल द पाकिस्तानी पीपल आई टेल कि आप पाकिस्तान बन के रहिए, आप बांग्लादेश से सीखिए जो ईस्ट पाकिस्तान था। आज उसको कोई पूछ नहीं मरोड़ रहा बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने भी 2 सबमरीन खरीदी है अभी चाइना से, और बांग्लादेश बड़े रिस्पेक्टफुली रह रहा है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है एक टाइम में, अभी पीछे दिन में इंडिया से ज्यादा थी, और वहां पे चीमा साहब तरक्की हो रही है। वहां पे जो बुरा हाल था आज से 10 साल पहले, वो आज नहीं है। एंड यू मार्क माय वर्ड्स, जिस तरीके से जिस रास्ते पर ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश चला हुआ है, वो बहुत आगे निकल जाएगा। आपके साथ का ही था, वो कहाँ चला गया है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, मूछ की कोई तकलीफ नहीं है। ये आप लोगों ने एक तकलीफ बनाई हुई है, और हम लोगों को, जहां तक हमारा सवाल है, प्लीज डोंट माइंड, हम लोग इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। एंटरटेनमेंट होता है बट हम ध्यान नहीं देते इसमें। ये एक आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हम वी डोंट, आई मीन ठीक है, दैट्स ओके, पाकिस्तान है और ये है, कभी इंटरेस्टिंग ट्वीट आ जाता है इमरान की तरफ से और ऐसे करके, तो वो बस ठीक है, वो अच्छी बात है। आई मीन आई हैव गॉट नथिंग टू से। और अगर आप दुश्मन टू दुश्मन बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि आपकी मूछें ऊपर रहें, टाइट रहें, और उस पर नींबू भी टिका लें तो और भी मजबूती आ जाएगी। तो ठीक है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है, भले भले है वो, उसमें फायदा हमें ही होगा। जैसे मैंने बोला कि कश्मीर डे बनाए आप, और मैं कह रहा हूँ कि हर महीने के 5वीं तारीख को कश्मीर डे बनाएं, हर एक फोरम पे आप कश्मीर की बात करें, आप पूरी मूछें ऊपर करके रखें, डिफेंस पे इससे डबल खर्चा करें और पूरी तैयारी में रखें। जिसको बोलते हैं ना, पहलवान पटानू तेल लाके रखता है कि 10 राउंड पट खड़का देने हैं, तो उसी पूरी तैयारी च रहो और इंशाल्लाह हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। नहीं कलसा, पहली बात तो ये है कि हम पूरी तैयारी में हैं, तो मुझे तैयारी करो, पटानू भी तेल लाया सर, पटानू भी तेल लाया, मुछा तेल भी लाया, नींबू भी लाया, ते पूरी तैयारी च, ठीक है। ते डंडा सोटा कायम है, समझ लग दी जे। ते ए तुसा ओ अभिनंदन वेख के चेक कर लिया सी कि स्किंट लाने आ, स्किंटा दी गेम होती है। अभिनंदन दा तो स्किंट दा काम सी, 2-4 दिन बाद छड़ भी दिता सी, फिर ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ आ जावांगे कि 90,000 की 92,000 2-3-4 साल इतने रह के गए,
उन्होंने पता नहीं कितनी चामार पीतियां, कितनी रोटियां बांग्लादेश की बात। ऑडियंस को समझ नहीं आएगी पंजाबी, मुझे तो आ रही है लेकिन सब लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप लोग लेकिन बिल्कुल मैं बताऊं हमें ये नहीं है कि हमने आपका मुकाबला करना है। देखें, इंडिया के अंदर आरजू काज़मी साहिबा इस वक्त एक पर्सपेक्टिव चल रहा है, इट डजंट मैटर, पाकिस्तान नो प्रॉब्लम, हम हैं ना, हम कैरिबियन, इंडिया समझते हम कैरिबियन में रहते हैं, कोई अटलांटिक ओशन दे विच इंडिया टुर गया उधर टुरदा आप इधर ही भाईजान इसी खिते में रहते हैं, साढ़े नाल ही आप इमोशनल हम आप है आप हम हैं भाईजान, आप सेंटीमेंटल हो रहे हैं बेकार में। मैं तो कह रहा हूं कि खुदा करे कि आप बहुत मजबूत हो जाएं, आप दिफा के ऊपर इससे दुगना तिगना खर्च करें, आपकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो जाए कि भाई कितना जबरदस्त मिलिट्री है पाकिस्तान की, बहुत बढ़िया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है इससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, 2-4 गुना पावरफुल हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक मजबूत पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए अच्छा है, और एक मजबूत भारत पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ऐसा तो कमजोर पड़ोसी तो किसी को भी नहीं चाहिए होता। लेकिन ये कि मुझे चीमा साहब ये बताएं ना कि ये कहाँ पे जाके कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा, कहीं तो ब्रेक लगेगी इस चीज को, या बस इसी तरीके से हम इनको बताएंगे कि जी हमने पायलट पकड़ लिया था और वो हमें जो है वो कसाब की बात बताते रहेंगे, कहीं जाके तो रुकना होगा ना। नहीं, ये नहीं बात रुकनी जी। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त पैटर्न चल रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन अ सीरियस नोट, जो इस वक्त पैटर्न चल रहा है वो को पैटर्न इतना मुनासिब नहीं है। और आपको पता है कि आज जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है, बल्कि उनका वो स्टेटमेंट नहीं है, वो खिताब कर रहे थे कल किसी पासिंग आउट परेड में। उन्होंने कहा जी कि हम अपना जो अमन का हाथ है तमाम डायरेक्शंस में देना चाह रहे हैं। सो उसमें डायरेक्शन से मुराद उसने भारत का नाम नहीं लिया या अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन द रियल मैसेज वाज फॉर इंडिया, नॉट फॉर अफगानिस्तान ऑब्वियसली। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बाजवा साहब अगर ये कह रहे हैं डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि कश्मीर का स्टेटस 2 साल 1.5 साल पहले बदल गया है, फिर भी वो बात कर रहे हैं, तो व्हाट डज दिस मीन? आप इसको क्या वैल्यू देते हैं? लेकिन मुझे इस बात की समझ है कि भारत के अंदर इस वक्त एक ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो एक सो कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समझते हैं कि हम जी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, फर्क नहीं पड़ता, क्या मैटर है, आप जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, ठीक है, उनकी एक चॉइस है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना पाकिस्तान मैच्योर जवाब देता रहेगा, जितना अमन का हाथ बढ़ाता रहेगा, जितनी चीजें करता रहेगा, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर फर्क पड़ता है जी। और पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जरूर चेंज होता है कि दिस इज पाकिस्तान विच वांट्स पीस एंड टॉक्स एंड वांट टू मूव फॉरवर्ड विद इंडिया। बट इंडिया के अंदर एक हुकूमत है जो नहीं चाह रही, और इंडिया के अंदर और उस हुकूमत को जचता है। और एक बात बताऊं, क्यों नहीं वो करेंगे, वो क्यों भारत नहीं चाहता? भारत को ये है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ दोबारा ट्रेड हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, चीजें चलने लग पड़ी, तो पाकिस्तान तो दहशतगर्दी की जंग लड़के तो अभी नॉर्मल पैटर्न पे चल पड़ा। सो लेट्स स्टॉप पाकिस्तान देयर। तो ये एक मौकफ है उनका। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर एपिटाइट है डिफेंस की कि हमने भारत के साथ हर तरह का मुकाबला करना है। भाई हमने अपना डिफेंस करना है, सेल्फ डिफेंस है। हमने देखे, हमने न्यूक्लियर वेपन की जो हमारी डॉक्ट्रिन वैसे तो कोई ऑफिशियल नहीं है, वो भी हमने रखी हुई है जस्ट ओनली इंडिया सेंट्रिक। और हम समझते हैं कि क्यों हमने फिर आगे टेक्टिकल वेपन सारे बने, वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं पाव आधा पाव वाले की बात करते हैं, वो क्यों रखे हुए हैं? वो इसीलिए रखे हुए हैं, हालांकि भारत के पास भी हैं, वो इसलिए रखे हुए हैं सो दैट टू स्टॉप अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया, बिकॉज चीमा साहब, भारत के पास जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो नहीं, वो इंडियन पॉलिसी में नहीं है। और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, हाँ, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है जो कि आप एक छोटे रॉकेट से 50, 60, 100 किलोमीटर की दूरी पर मार कर दें, या आर्टिलरी गन के साथ भी आप फायर कर दें। तो इंडियन पॉलिसी के हिसाब से कोई भी न्यूक्लियर वेपन हमारा टेक्टिकल लेवल का नहीं है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी जितनी भी आपकी मिसाइल्स की वो आप रेंज देखेंगे, उसके अंदर सिर्फ पृथ्वी और अग्निबाण, ये 2 मिसाइल्स पाकिस्तान सेंट्रिक है, जिनकी रेंज मेरे ख्याल से 300 से 800 किलोमीटर की है। बाकी जो मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर की, वो भी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। और आप बिल्कुल मेरी बात मानेंगे कि जब हमारी दुश्मनी चीन के साथ है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है,
तो हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है चीमा साहब। हम आपके साथ आपकी बराबरी पे आके बात नहीं कर सकते। हमारा अलग चुनौती है, हमारे अलग चैलेंजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डिटेस्ट करते हैं। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, और हमारी नहीं, पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। आरजू साहिबा ने पूछा कि ये हालात कैसे ठीक होंगे, और आपने बात करी कि हम पीस की बात करते रहेंगे तो दुनिया जरूर सुनेगी। देखिए, बात करने से नहीं होगा, आपको रास्ते पर चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इमेज वर्ल्ड वाइड एक टेरर कंट्री की हो गई है, टेररिस्ट नेशन की एक इमेज है। आपको खुद को वो चीज बदली करनी पड़ेगी। आप लोग समझते हैं ये एक प्रॉब्लम है। ये आपके कंट्री में मैंने कई जो बैलेंस थिंकर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, मैंने उनको सुना है, एंड दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पाकिस्तान हैज टू चेंज कोर्स, और रेडिकलाइजेशन से उसको मिड कोर्स में आना पड़ेगा। उसको जो टेररिस्ट वाली जो इमेज वर्ल्ड वाइड है उसको बदली करना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा होता है और फिर बाजवा साहब हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, फिर दुनिया मानेगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक हाथ से आपने हाथ बढ़ाया हुआ, दूसरे हाथ में आपने पीछे एक छुरी रखी हुई है, तो वो दुनिया को पीछे वाली छुरी दिख जाती है। बिकॉज आज की तारीख में चीमा साहब, हमें और आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत डिटेल में और गहराई तक बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं। क्या किस कंट्री के अंदर चल रहा है ये सबको मालूम है। हमको आपका मालूम है, आपको हमारा मालूम है। ब्रॉडली, मोटा मोटी ये सबको जानकारी रहती है। सिर्फ जानकारी टाइमिंग्स की नहीं रहती कि 9 बजे हमला होगा या 9 बजे हमला नहीं होगा, ये क्लियर कट जानकारी नहीं होती। बाकी सारी जानकारी होती है कि हाँ, हमला जरूर होगा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और ये सबको मालूम होता है। ये दैट इज द बेस्ट पार्ट। देयर इज सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन इंटरनेशनल कैनवस when you are talking of intelligence and terror sharing and things like that, तो ये चीज छुपती नहीं है। So this is the only thing, मेरे ख्याल से अगर ये बदलाव आता है और वो सिग्नल हमें मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से India will walk 10 miles if you just show 1 mile encouragement to us. In fact, मोदी जो कि हार्ड कोर जिसको मानते हैं कि ऐसा उसका परसेप्शन है कि ही इज एंटी पाकिस्तान, बट इफ यू रिमेम्बर, नवाज शरीफ को भी हिंदुस्तान बुलाया, नवाज शरीफ के घर वहां पे शादी में भी चले गए बीच में, जिसके चक्कर में मोदी जी की बड़ी बेइज्जती भी हुई। लेकिन ये कार्रवाई हुई है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लीडर्स ने वो चीज नहीं दिखाई है। लेकिन सारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक बार जब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, तो कोई कश्मीर में हमला कर देता है और हाफिज सईद या मसूद अजहर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो वहां पे फिर वो गड़बड़ हो जाती है, सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। तो एक और इंडिया के अंदर परसेप्शन है कि यार, अगर पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और कोई थोड़ी पहलकदमी होती है, तो जो डीप स्टेट है वो इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान कर देती है। तो इट इज बेटर कि अभी बात मत करो, लेट देम रिकंसाइल विद देमसेल्फ। डीप स्टेट और स्टेट के बीच में तालमेल हो जाए, दोस्ती हो जाए, और वो एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड कर ले कि उनको इंडिया से कैसे डील करना है। इंडिया के साथ में लड़ाई के साथ में डील करना है या दोस्ती के साथ में डील करना है। इंडिया के साथ पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, और पाकिस्तान की दोस्ती की जो कस्में खा रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो पीस की कस्में चीमा साहब खा रहे हैं, चीमा साहब को ये अच्छी तरह मालूम है कि जितनी भी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई है, ये लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने करी है। तो और ये चीजें कोई छुपी नहीं है, ये सबको मालूम है। रिटोरिक्स में और हल्लाशेरी में और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जरूर हम कुछ ना कुछ जुमले लगा देंगे, लेकिन वो दैट इज नॉट द फैक्ट। अभिनंदन को आपने चाय पिलाई, हमें बड़ा अच्छा लगा, बट दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, इट साउंड्स गुड, पाकिस्तानी नैरेटिव में अच्छा लगता है, और इंडियंस भी बोलते हैं कि फिर हमने प्रेशर डालकर और अभिनंदन छुड़वा लिया, जिसका आपके पार्लियामेंट के अंदर भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। बट इट हैज गॉट नो रियल मीनिंग। रियल मीनिंग इज व्हाट आरजू इज सेइंग कि क्या हम दोनों के बीच में पीस होगी कि नहीं होगी। एंड आंसर विच यू हैव गिवन चीमा साहब इज एब्सोल्युटली राइट कि ये नहीं होगा। अभी हमारी लाइफ के अंदर अंदर तो नहीं होगा, आई एग्री विद यू चीमा साहब। और इसके लिए एक बड़ी मेजर सोच में बदलाव की जरूरत है। हमारे कंट्रीज के अंदर एक मेजर सोच की बदलाव की जरूरत है, विच आई थिंक सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। और
मेरे को नहीं लगता कि जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डीप स्टेट्स हैं, वो ये चाहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो बहुत सारे पापा जोन्स बंद हो जाएंगे। चीमा साहब आपका लास्ट कमेंट जी। ओ भाई इतनी लंबी सारी गल्लां एको साच करतियां और मैनू समझ नहीं आउंदी मैं कित्थों शुरू करा। देखिए मैं ये समझता हूं कि हमने भारत को देखने के नहीं चलना कि भारत को क्या पसंद है, हमने वो करना है जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़के हमारे हजारों फौज के जो जवान शहीद हुए हैं, हजारों पाकिस्तानी शहीद हुए हैं इस जंग में, और ये वही जंग है जो भारत खत्म नहीं होने देना चाह रहा है। और हमें इस चीज का पता, और हम दुनिया को बताते हैं कि जिस तरह फाइनेंसिंग होती है पाकिस्तान में, तो ये जो चीज है कि वो जो पाकिस्तान में के बारे में कहा जाता है जी कि वो देखें डीप स्टेट और स्टेट के दरमियान जो है ना वो कनेक्शन नहीं है। मैं समझता हूं कि ये दिस इज वन ऑफ द वेज टू ब्रिंग डिसहार्मनी इन द कंट्री। बाजवा साहब ने और इमरान खान साहब ने मिलकर फैसला किया करतारपुर कॉरिडोर खोलना है, और ये मिलके फैसला किया कि भाई हमें भारत के साथ डायलॉग करना है। सो दिस इज अ स्टेट पॉलिसी। सो ये नहीं है पाकिस्तान का कोई फौजी ये कहता हो कि नहीं हमें भाई इंडिया के साथ जो है ना वो बात ही नहीं करनी, वो कहते हैं बात करनी है, लेकिन जो जारी बात है कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी फौज की है वो हुकूमतों की नहीं होती और सियासी जमातों की नहीं होती। तो सियासी जमातों को वो उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को साथ लेके चलना पड़ता है। और हमें ये आप थोड़ी गलत बोल गए, यही पे फर्क है। देखिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ब्यूरोक्रेसी की होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ब्यूरोक्रेसी की होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी इदारे मजबूत होने चाहिए। चीमा साहब आपके मुल्क में सिर्फ एक इदारा मजबूत है और वो है फौज। इसीलिए आप कह रहे हैं कि फौज की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, बेसिकली आप सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्री डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल ऑफ पाकिस्तान। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के मारूजी हालात के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, जो इस वक्त मौजूद है मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। और वो ये है कि फॉर गुड रीजन और फॉर द बैड रीजन फौज पाकिस्तान में रूल करती रही है, जो कि दिस इज अ बैड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। And the former dictators, what they did, that was wrong, and the incumbent military leadership does not subscribe to that, and they support democracy and the democratic institutions in the country. So जो important चीज है सर वो ये है कि आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी मजबूत है, हमारे यहाँ माजी की वजह से फौज मजबूत रही है, हालात मारूजी हालात हमारे डिफरेंट है ना। सो वो जो मेमोरी वो फौज के पास है, सो उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को और ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलकर काम करना है फौज के, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन ओनरशिप चीजों की आहिस्ता आहिस्ता होती है। आप सिविलियन ओनरशिप एक रात में नहीं ले सकते, यू हैव टू डिलीवर, और बहुत कुछ इसके ऊपर बड़ी बात मैं कर चुका हूँ। सो हमें किसी को हमें ट्रंप ने 2018 में कहा कि भाई आपने हमें क्या दिया है झूठों के खिलाफ, लाइज एंड डिसीट के अलावा, तो हमने उसको यही मैसेज भेजा था, वी कांट डू मोर, जो ऐसा करना सी कर ले, तुसी जो करना कर लो। तो फिर 6-8 माह गुजरे थे, फिर उसने लेटर लिख दिया कि हमारी मेहरबानी है जनाब, ये मदद करें अफगानिस्तान में हमारी। फिर हमने उसकी मदद की अफगानिस्तान में, और आज भी वहां फंसे हुए हैं, हम उनको निकालने की मदद कर रहे हैं, उनको वहां से एग्जिट दे रहे हैं। सो हमें पता है कि हमारे इंटरेस्ट किस तरह के हैं। वी विल ग्रो विद और विदाउट इंडिया, वी विल प्रॉस्पर विद और विदाउट इंडिया। नहीं, आप विदाउट इंडिया ही प्रॉस्पर कर जाएं, क्योंकि इंडिया में तो वी डोंट वांट टू प्रॉस्पर विद यू, क्योंकि हम लोगों का व्यू अलग है। और आप बिल्कुल प्रॉस्पर करें और बिल्कुल आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अफगानिस्तान में आप बहुत मदद कर रहे हैं। कल ही 4 धमाके हुए हैं काबुल में, जिसमें कुछ सिविलियंस मारे गए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने आईएसआई को ब्लेम किया है। तो कीप ऑन स्प्रेडिंग हार्म इन द रीजन। वो भी मैं बता देता हूं, जब जमातुल अहरार को और टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से भाग गई थी, जब उसको रॉ फंड करेगी, तो फिर जारी बात है कि अफगानिस्तान में तो अमन नहीं हो सकता। एंड वी स्पोक एंड वी मेड इट वेरी क्लियर टू द अफगान्स एंड वी मेड इट वेरी क्लियर टू द अमेरिकन्स कि अब अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी की जंग है, रिसेंटली जो अजीत डोवल साहब वहां पे गए हैं और वहां पे डिस्कस करके आए हैं पाकिस्तान के बारे में, और वो एलिमेंट से मिल के आए हैं जो चाहते हैं कि तालिबान के साथ टॉक्स ना हो।
तो अजीत डोवल साहब और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और वो चाहते हैं कि तालिबान के साथ टॉक्स ना हो। वी टोल्ड द अमेरिकन्स के इंडिया इज अ स्पॉइलर इन अफगानिस्तान नाउ। तो आप जारी बात है आपके कहने से कुछ चल नहीं रहा ना, मुझे अनफॉर्चुनेटली। एक सेकंड कर्नल साहब उनको कंप्लीट करें, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी जी कटिया मैं 3 बारी कट कहता, मैं क्या चलो बड़े ने गल कर लो, इंज ना करूं, गल करन दे भाईजान। सो द पॉइंट इज के अफगानिस्तान में अगर आप जो है वो जो गुल खिलाएंगे तो वो फिर वहां पे वही उगेगा ना। हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं अफगानिस्तान के अमन के। तो सारी बात है, इट लुक्स गुड इंडिया के जी अफगानिस्तान में दलदल फंसी रहे, तो हमें नो प्रॉब्लम, हमने ग्रो करना है जी। इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, सीपैक, बीआरआई, इंडो पैसिफिक, हम हर जगह जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमारे पांव लग गए हैं, कोई मसला नहीं है। हम देखें आरजू, वन लास्ट पॉइंट एंड देन यू कैन टॉक व्हाटएवर और कंक्लूड। जब पिछले 15 सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया तरक्की कर रही थी, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था और यहाँ पे उस तरह का एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं था, भारत ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए ग्लोबली कनेक्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पे पिछले 15 साल सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस कर रहे होते और कोई दहशतगर्दी की जंग ना होती तो पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर होती। तो वी वर ऑन अ डिसएडवांटेजेस साइड ऑफ द हिस्ट्री, इंडिया वाज ऑन एन एडवांटेजेस साइड ऑफ द हिस्ट्री फॉर आवर गुड एक्शंस और द बैड एक्शंस ऑफ द पास्ट जो हुआ। लेकिन आई पर्सनली बिलीव के वी हैव टू ग्रो, और दैट इज व्हाई वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द सार्क। मैं इस चीज का हामी हूं कि अगले 15 से 20 साल भारत के साथ बात नहीं हो सकती। So let's not waste time. Let's work for peace. Let's stay on the track for dialogue. Let's ask for peace. Let's convince India, but let's not bank on India for कि जी वो उनके साथ ही तरक्की हो सकती है। So this is what I believe. बिल्कुल ठीक जी। कर्नल साहब लास्ट कमेंट आपका। बिल्कुल, तरक्की बिल्कुल हो सकती है, चाइना के साथ में आप तरक्की करें। और जो हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको काटेंगे, तो आपने बैकयार्ड में सांप पाले हुए थे और दहशतगर्दी की लड़ाई आप लड़ रहे थे। तो ये सब आपकी करनी है और अपनी करनी का खामियाजा भुगत रहे हैं। कर्मा गेट्स बैक एंड दैट इज व्हाट इट इज। बट एट द सेम टाइम आई विश कि पाकिस्तानी कौम जो है तरक्की करे, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बने और पीस और अमन हो इस पूरे खित्ते में। ये एक उम्मीद रख सकते हैं हम लोग, और शायद ऐसा हो भी जाए चमत्कार। बिल्कुल ठीक, हम खुद भी यही बिल्कुल आपके लिए भी यही विश रखते हैं, हम इंडिया के लिए भी, कि दोनों जगह, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह अमन हो। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां जिससे जो गलती हुई है, अगर पाकिस्तान का कुछ इसमें है कि हमसे जहां गलती हुई है या भारत से जहां पे हुई है, वो उस चीज पे ऊपर काम करें। और आप और चीमा साहब जैसे लोग मौजूद हैं जो उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो उस पर बिल्कुल बुरा मनाने के बजाय हमें उन चीजों को ठीक करना चाहिए। और आई होप कि हम नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन कुछ ना कुछ करेगी और ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग ने ज्वाइन किया शो। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।